अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होगे, खैर खैरियत से होगे और मज़े में होगे। पढ़ाई तो ऑब्वियसली कर रहे होगे। ये हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, दैट इज़ मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस। और आज की क्लास हमारी एक तरह से लास्ट क्लास है। वो पिछला ही लेक्चर लास्ट होना था, लेकिन चूँकि वीडियो जो थी वो 50 मिनट से ऊपर जा रही थी, तो मैंने फिर आखिरी लेक्चर को अलग से रिकॉर्ड करना मुनासिब समझा। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे थे। पहला चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर ये आप तमाम लोगों की किताब के अंदर मौजूद होगा। आप भले किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, आपकी किताब में ये चैप्टर डेफिनेटली होगा। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम एरर्स और अनसर्टेनिटी को पढ़ रहे हैं। इससे पहले इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी हो, यूनिट्स हो, डायमेंशनल एनालिसिस हो यानी कि डायमेंशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, राउंडिंग ऑफ हो, सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट एरर और अनसर्टेनिटी की बिल्कुल बेस से उठाकर एरर और अनसर्टेनिटी का ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम एरर और अनसर्टेनिटी की बेस को डील करते हुए 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। कर क्या रहे थे हम लोग, हमें ये बात पता है कि जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें कोई ना कोई डाउट होता है, और वो जो डाउट होता है वो बेसिकली क्या होती है, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। तो हमें उस अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करना होता है। मिनिमाइज तो आप किसी चीज़ को तब करोगे ना जब आपको पता होगा कि अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेशन। क्योंकि आप जब भी कभी कैलकुलेशन करो, आप कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू निकालो, चाहे ऐड करके निकालो, चाहे सब्ट्रैक्ट करके निकालो, मल्टीप्लाई करके निकालो, डिवाइड करके निकालो, पावर करके निकालो, भाई फिजिकल क्वांटिटी तो ऐसे ही आती है ना। भाई मिसाल के तौर पे आपने टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम निकालना है तो वो तो ये हो जाएगा t = 2π√L/g। तो 2π मल्टीप्लाई हो रहा है √L/g से। अब L और G डिवाइड हो रहे हैं, फिर इन पे पावर आ रही है हाफ। √ का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। फिर ये पूरी चीज़ 2π से मल्टीप्लाई हो रही है, तब जाके आपको टाइम मिल रहा है। अब इसकी अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट होती है वो हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो जनाब इससे प्रीवियस जो बिल्कुल पहले वाला लेक्चर है, यानी कि लेक्चर नंबर 10 असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी का पार्ट नंबर 1, वो आपको आना चाहिए ताकि आपके बेस कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बने हुए हों। ठीक है बच्चे, कुछ नहीं करना, जाके सिंपल यूट्यूब पे टाइप कर देना असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी बाय बिलाल ज़िया, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करें। चलो हेडिंग लगा लो अपने पास, असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, और ये इसका पार्ट नंबर 2 है। इसके अंदर हमने अपने रिमेनिंग 2 से 3 रूल्स देखने और आपको पास पेपर के आए हुए 3 से 4 बेहतरीन क्वेश्चंस करा देंगे। आपका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा ज़बरदस्त तरीके से। देखो, अगर मैं ज़रा सी बेस बता दूं ना, तो बेटे हमारे पास जो अनसर्टेनिटी थी ना वो क्या था, अनसर्टेनिटी से मुराद होती है जो डाउट आपकी मेजरमेंट में एग्जिस्ट करता है। आपके पास जो भी कोई डाउट एग्जिस्ट करता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वो बेसिकली क्या है, आपकी अनसर्टेनिटी। और आसान तरीन भाषा में अगर आपको बताऊं ना, तो अनसर्टेनिटी से मुराद होती है कि इसमें मैक्सिमम एरर कितना एग्जिस्ट कर सकता है, इसकी कैलकुलेशन कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। अक्सर होता है ना कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम जहन में भी सोचते हैं ना, यार मुझे एक बंदे ने ये काम करने के लिए कहा था, लेकिन अगर चलो मैं ये काम नहीं करता तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो नाराज़ हो जाएगा, और क्या होगा, वो मेरी पेमेंट रिलीज़ नहीं करेगा, और क्या होगा, वो चमाट मार देगा। ठीक है, यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैक्सिमम एरर, यही काम जो आप डेली रूटीन में करते हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसका आंसर यहाँ कौन करता है, अनसर्टेनिटी। तो हम कर क्या रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को मालूम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कितना एरर आ सकता है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम 2 रूल्स कवर कर चुके हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल, जो इससे बिल्कुल पहली वाली वीडियो के अंदर हमने कवर किया है। अब हमने मजीद 2 रूल्स कवर करने, गौर से देखो बोर्ड पे, मैं पहले रूल लिख रहा हूं फिर समझा रहा हूं। ये बेटे हमारे पास रूल है किसी भी ऐसी क्वांटिटी का जो कि पावर के ऊपर मौजूद है। देखो क्या कह रहा है, इफ अ मेजर्ड क्वांटिटी इज रेज्ड टू अ पावर, अगर आप जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो वो किसी पावर पे है डिपेंड। मिसाल के तौर पे आप मेजर कर रहे हो z = a⁴n, ऐसे लिखा हुआ है, z = a⁴n। z से मुराद बच्चे वो फिजिकल क्वांटिटी है जो आप मेजर कर रहे हो, और z किसी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है जिसका नाम क्या है, a, और उसकी पावर क्या है, n। मिसाल दे देता हूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, v = 4/3 πr³
वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के क्यूब पे। सिमिलरली एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? इसी तरह सरकमफेरेंस जो होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। तो बिल्कुल ऐसे ही, मतलब डिफरेंट चीज़ें। ये मैं कहूँगा वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, आर के क्यूब पे। एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, आर के स्क्वायर पे। ऐसे ही मैंने कहा कोई एक जनरल फिजिकल क्वांटिटी है z जो किसी क्वांटिटी a पे डिपेंड कर रही है रेज टू द पावर n। n कैन बी एनी वैल्यू, n कैन बी एनी नंबर। अब ये क्या कह रहा है, इफ अ मेजर्ड क्वांटिटी इज रेज टू अ पावर, यहां तक की बात समझ में आ गई। अगर कोई मेजर्ड क्वांटिटी इज रेज टू अ पावर, इफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज रेज टू अ पावर देन द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय दैट पावर। मतलब अगर आपसे पूछा जाए ना कि इस z में क्या अनसर्टेनिटी है, तो आप बोलोगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z। अच्छा, एक चीज मैं रिवाइज करा दूं, जो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हुए तो पता होगा, वरना मैं एक बार फिर बता रहा हूं, यहां देख लो बेटे। एक होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, दैट इज बेसिकली इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये तय करती है कि आपकी प्रिसीजन कितनी है, आपका जो मेजरमेंट है ना वो कितना प्रिसाइज है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक बता सकता है, कितना प्रिसाइज है, कितने हाई रेजोल्यूशन के इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करी है, वो लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है। मीटर रॉड का 0.1 होता है, वर्नियर कैलिपर का 0.01 होता है, स्क्रू गेज का 0.001 होता है। वो यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, क्योंकि वो विदाउट कंपेरिजन है। आप बड़ी रीडिंग लो या छोटी रीडिंग लो, मीटर रॉड से आप बड़ी रीडिंग लो या छोटी रीडिंग लो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर ही आएगी, जो हमारा ऑर्डिनरी मीटर रॉड होता है। दूसरी हमारे पास होती है बच्चे जिसको हम कहते हैं रिलेटिव अनसर्टेनिटी। इसके अंदर मैंने बताया था दो होती हैं, एक फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है, एक परसेंटेज। अक्सर लोग रिलेटिव अनसर्टेनिटी को ही फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहते हैं। बेसिकली फॉर्मूला तो एक ही है ना, लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। परसेंटेज अनसर्टेनिटी में क्या होता है, यही पूरा फॉर्मूला आता है उठ के, लीस्ट काउंट अपॉन मेजर्ड वैल्यू, बस मल्टीप्लाई में क्या आता है 100 आ जाता है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होती है वो आउट ऑफ 100 लिखी जाती है, और जो दूसरी होती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ये आपके पास आउट ऑफ 1 लिखी जाती है। बस ये फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। क्लियर हो गया? चलो अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z जो है बेटे वो बराबर किसकी होगी, गौर से देखना। जो भी पावर है n मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन a। क्या बोला मैंने, पहले इसको समझो फिर इसको दोबारा पढ़ते हैं। मैंने कहा अगर कोई फॉर्मूला है ना z इक्वल्स a टू द पावर n, z इक्वल्स a टू द पावर n, तो जो मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी है इसमें अगर आपको अनसर्टेनिटी निकालनी है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z विल बी इक्वल टू n, यानी कि जो भी पावर है मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन a। इससे पहले जो हमने दो रूल्स पढ़े थे वो जरा क्विकली रिवाइज कर लो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड। जो आपकी मेन वैल्यूज हैं वो भले ऐड हो भले सब्ट्रैक्ट हो, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उनकी वो हमेशा ऐड होगी, तब जाके फिजिकल क्वांटिटी की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकलेगी। याद आ रहा है? इसी तरह से अगर कोई मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, जैसे ओम्स लॉ पढ़ा था, R इक्वल्स V अपॉन आई, वोल्टेज और करंट डिवाइड हो रहे थे, लेकिन वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी और करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपस में क्या होती है, ऐड होती है, तब जाके रेजिस्टेंस की टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी। सिमिलरली चाहे कोई चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, उनकी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तब जाके जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो उसकी टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल कर आ रही होती है। पढ़ा चुका हूं ये सब चीज़ें, हमने पढ़ी थी। जैसे एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ को आप मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करोगे, तब जाके एरिया की अनसर्टेनिटी आएगी। अभी आप बोलोगे सर यहाँ एरिया का कुछ और फॉर्मूला है, वो कुछ और है। तो मेरा प्यारा बच्चा, ये तो किसका है, सर्कल का, जो L इंटू बी किसका है, रेक्टेंगल का। अब हर जगह तो ये नहीं चिपका दूंगा जाके, मतलब यहां भी तो कुछ रखा है, अल्लाह ने नहीं रखा। ठीक है, क्लियर है? अब दोबारा बढ़ो। इफ अ मेजर्ड क्वांटिटी इज रेज्ड टू अ पावर देन द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय दैट पावर। यानी कि अगर आप इसको देखोगे, अगर मेरे पास एक फॉर्मूला है ना, A इक्वल्स, फॉर इंस्टेंस अभी इससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स भी करते हैं इन्हीं फॉर्मूले पे बेस, A इक्वल्स पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताइए व्हाट विल बी द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया, आप बोलेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय द
परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, जो भी रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपको फॉर्मूला देता हूं जनाब वॉल्यूम का, V इक्वल्स 4/3 पाई आर क्यूब, हमें दिख रहा है वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस के क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अगर आपसे बोला जाए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम बताइए, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 3 जो भी पावर है मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। सर आपको कैसे पता चला कि वॉल्यूम आर पे ही डिपेंड कर रहा है, 4/3 पे भी तो कर सकता है, पाई पे भी तो कर सकता है। बेटे मुझे ऐसे पता चला क्योंकि मैं ढक्कन नहीं हूं ना, 4/3 और पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। चलिए सर ये तो आपने आसान कर दिया ना। अगर मिसाल के तौर पे हम चालाक बनते हैं जरा, मिसाल के तौर पे अगर एक ऐसे होता a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b, अब तो देखिए सर z a पे भी डिपेंड कर रहा है और b पे भी डिपेंड कर रहा है, अब बताएं ना तो मैं मानूंगा। तो देखो पावर रूल तो सिर्फ यहां लगेगा, यहां थोड़ी लगेगा पावर रूल। पॉइंट समझ आ रहा है? आप क्या करोगे, अगर आपको टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z निकालनी है और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने प्रीवियस लेक्चर पूरे देखे हुए हैं, तो देखो क्या होगा, a की पावर n क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन a। अब ये a की पावर n और b आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन में रिलेटिव अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो क्या होगा, प्लस लगेगा, क्या होगा, प्लस लगेगा, और जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन बी है वो इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और आपका मसला हल हो जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? ये पास पेपर में 3 से 4 दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैं आज की क्लास में डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। फिलहाल ये देख लो, अब हम जल्दी से इसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि हमारा मसला हल हो जाए। बस जहन में क्या रखना है, अगर आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो और वो किसी पावर पर डिपेंड कर रही है, तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी विल बी इक्वल टू द पावर, उसको पावर फैक्टर भी कहते हैं किताब वाले, पावर फैक्टर मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी जिसके ऊपर वो आपकी मेन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है। चलो बेटे जल्दी से एग्जांपल समझ लो ताकि हम जो है ना वो आगे अच्छे अच्छे सवाल भी कर सकें जो आपके पास पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन आपको बुक की एग्जांपल्स करा रहा हूँ ये तो आपके बोर्ड लेवल पे आए हुए हैं, लेकिन इसके बाद आपको कुछ सवाल दिखाऊंगा जो आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट में आए हुए हैं, ताकि कुछ फायदा तो हो अच्छा कॉन्सेप्ट से पढ़ने का। देखो आपको कह रहा है कि आपने किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से किसी स्फेयर का रेडियस रिकॉर्ड किया और वो आया 1.95 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। कई दफ़ा आपका एग्जामिनर अगर पेपर में क्वेश्चन देगा ना वो ऐसा भी हो सकता है, वो ये कह दे कि 1.95 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया विद एन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो कि होनी चाहिए अगर रिकॉर्डिंग वर्नियर कैलिपर से हुई है। ऐसा हुआ है माजी में एक बार GI किया है कि एक दफ़ा के पेपर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्फीयर का रेडियस दिया कि भाई ये सेंटीमीटर उस स्फीयर का रेडियस है। अब आपको उसने ये जो आगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखी हुई है ना ये नहीं बताई उसने आपको क्या कहा, उसने आपको सिंपल कहा कि हमने वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ली थी, नाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट कि उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है। मतलब आप आगे कैलकुलेशन में तो चाहिए है तो आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या होगी। तो अगर वर्नियर कैलिपर है उसकी 0.01 सेंटीमीटर है, मीटर रॉड है 0.1 है, किताब में सब मेंशन है। स्क्रू गेज पे चले जाओगे तो 0.001 हो जाती है, ठीक है। चलो आगे देखो, अब जरा आपने बताना है कि जनाब एरिया की क्या वैल्यू होगी विद प्रॉपर अनसर्टेनिटी। मतलब जाहिर है एरिया की वैल्यू बतानी है विद प्रॉपर अनसर्टेनिटी। आपने कहा सर कोई मसला नहीं है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, वही जो हमने मल्टीप्लिकेशन में स्टेप सीखे थे ना वही स्टेप्स मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले रिलेटिव अनसर्टेनिटीज को कैलकुलेट किया करते थे, उसके बाद फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेशन करते हैं। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो बच्चे वो लाजमी देख ले। लास्ट क्या करते हैं, फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के बाद आखिर में रिजल्ट लिखते हैं, और रिजल्ट लिखते हैं तो अगर आंसर परसेंटेज अनसर्टेनिटी में आ रहा है तो उसको कन्वर्ट करते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मैं करके दिखा रहा हूँ सब, देखो मुझे मालूम करनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। सबसे पहले तो मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस निकाल लूँ। क्या फॉर्मूला होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, यही फॉर्मूला है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये लिखी हुई है, ये जो प्लस माइनस करके लिखी हुई है, दिस इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो आपके इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से आ रही है, यानी कि 0.01 अपॉन में मेजर्ड वैल्यू कितनी है 1.95 और मल्टीप्लीकेशन में क्या आ गया मेरा बेटा 100। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे
ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा सर MDK DCAT में क्या करेंगे, अभी आपको वो सवाल दिखाऊंगा ना, आप देखना उसमें कहीं कैलकुलेटर की नीड ही नहीं है। ये तो मैं अभी आपको जो सवाल सॉल्व करा रहा हूँ ये हमारा बलूचिस्तान टेक्स्ट बोर्ड की एग्जाम्पल है, मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैं सवाल सॉल्व करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है दैट इज़ 0.5%, ये आंसर आ रहा है हमारे पास। अब मुझे पता है कि हमारे पास किसके एरिया की बात कर रहा है, ये हमारे पास बात कर रहा है एक नॉर्मल से, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास बात कर रहा है एक अदद सर्कल की बात कर रहा है कि ये सर्कल का रेडियस है और आपने क्या करना है उसका एरिया निकालना है विद प्रॉपर अनसर्टेनिटी, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर मैं स्फेयर को भी 2 डायमेंशन में बनाऊंगा तो वो सर्कल ही बनेगा ना भाई, और क्या बनेगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरे पास जो एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया रेडियस के पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। नज़र आ रही है मुझे ये चीज़, यानी कि मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेशन ऑफ एरिया विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, यही होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है 0.5%, यानी कि क्या बनेगा ये 1%। क्लियर हो गया। मैंने पहले रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली, इसकी मदद से मुझे पता चल गया कि एरिया की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी। भाई ऐसे ही है ना भाई, इसकी निकाली और इसकी पावर क्या है 2, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एरिया के अंदर जो टोटल अनसर्टेनिटी आएगी वो कितनी आएगी 1% की आएगी। कितनी आएगी 1% की आएगी। समझ आ गई। अभी इससे तुम्हें एक और चीज़ समझ में आएगी थोड़ी सी देर में, ठीक है। चलो अब आगे देखो ज़रा, अब क्या करना है, अब एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करो। एरिया का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होता है आपका 3.142 या 22/7, और आर का वैल्यू कितना है मेजर्ड वैल्यू, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू 1.95। ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। सर हम हर जगह पे सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं, हालांकि आपने बताया था SI यूनिट तो मीटर होता है। ये जो सवाल है ना, इनमें सवाल में ना एग्जामिनर की मंशा और ऑब्जेक्टिव समझो। यहाँ पे एग्जामिनर का मकसद ये नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि SI यूनिट क्या है, वो आपसे अनसर्टेनिटी निकालने के लिए बोल रहा है। आप अनसर्टेनिटी निकालोगे ना वो एक ही जितनी आएगी हमेशा। पॉइंट समझ आ रहा है, अभी देखते हैं उसको ज़रा, ठीक है। तो आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो अल्टीमेटली आपके पास जो एरिया का वैल्यू आ रहा है दैट विल कम आउट टू बी 11.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि जनाब एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है। जो भी आपका यूनिट होता है उसके ऊपर क्या आ जाता है स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया एरिया, यानी कि मैं आखिरी जो स्टेप था मेरा, मैंने अगर एरिया का रिजल्ट लिखना है मैं क्या लिखूंगा, एरिया क्या है, मैं लिखूंगा 11.94 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ, अनसर्टेनिटी कितनी आई थी 1%। ये मैंने अपने एरिया का आंसर लिख दिया और मैंने रिजल्ट के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कौन सी रखी है, रिलेटिव अनसर्टेनिटी, आप इसे कह सकते हो कौन सी रखी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। लेकिन अक्सर आपका एग्जामिनर आपसे कुछ आंसर वैसा ही चाहेगा जैसा उसने सवाल दिया था। सवाल में रेडियस की जो अनसर्टेनिटी दी हुई है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है या एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट दी हुई है। तो आपने इसे कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट में। कैसे करेंगे सिखा चुका हूँ। 1% को कैसे लिखेंगे 1/100 मल्टीप्लाई में जो भी आपके पास इसकी मेजर्ड वैल्यू आ रही है, ये मेजर्ड वैल्यू है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी यानी कि 1/100 मल्टीप्लाई बाय जो भी इसकी मेजर्ड वैल्यू आ रही है। सिंप्लीफाई कर दोगे आंसर क्या आएगा 0.1194 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसकी क्या आ गई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। रिजल्ट कैसे लिखेंगे, ए विल बी इक्वल टू 11.94 प्लस माइनस 0.1194 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और जो मेजर्ड वैल्यू होती है इन दोनों की यूनिट हमेशा आपस में कैसी होती है, सेम होती है। अब अगर आप इसको नोट करोगे तो बस इसको अब आपने क्या करना है, इसको आपने राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करोगे 0.119 हो जाएगा और राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चे। अमूमन हमने देखा था, ये पहले भी देख चुके हैं जब हम मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, कि इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो हम आखिर में लिख रहे होते हैं ना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, उसको सिग्निफिकेंट फिगर वाले कैलकुलेशन के स्टेप के हिसाब से रखते हैं।
आसानी के लिए बता देता हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं होना। डेसिमल के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट में आपका 90% आंसर होगा। 3 डिजिट करके देख लेना, ऑप्शन में है तो ठीक है, वरना 2 डिजिट करके देख लेना। ये मैंने आपको एक जुगाड़ बताई है, वरना तो सिग्निफिकेंट फिगर वाला तरीका देखना होगा कि जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाला फैक्टर होता है उसके लिहाज से आपको रखना होता हैगा। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात सारी की सारी आपकी समझ आ गई। एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, लेकिन वो सॉल्व आपने खुद करनी है। अब देखो मेरा बेटा, ये हमारे पास जो है ना सवाल में वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है। ये पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की एग्जांपल है और ये आपको रेडियस दिया हुआ है जो आपने किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर किया। सबसे पहला काम क्या करोगे, आप बोलोगे जनाब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। कैसे आएगा, जो भी जनाबे वाला इसका लीस्ट काउंट है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, डिवाइडेड बाय द मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द 100। यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.4%। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा उठ के तकरीबन 0.4%। अच्छा, अब देखो बच्चे, यहाँ पे अगर आप चीज़ को नोट करोगे ना भाई, यहाँ पे मेन चीज़ सिखाना ये मकसद है कि आपने यहाँ पे 0.4 क्यों लिखा। हालांकि आपका आंसर तो डेसिमल में और आगे तक जा सकता था। आप ये वाली चीज़ जो है ना बच्चे, मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स में समझाई थी, एक बार फिर से समझ लो। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हो ना तो आप लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हो। इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 3, यानी कि सबसे छोटा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। मतलब 1 से मुराद ये 1 नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की कुल तादाद देखनी है। इसमें कुल तादाद सिग्निफिकेंट फिगर्स की 1, इसमें भी 1, इसमें 3, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी और ये भी। तो आपके आंसर में कम से कम वाले के बराबर होने चाहिए। अगर यहाँ 1 होता, मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ 2 होते, यहाँ 3 होते तो आप 1 रखते हैं आंसर में। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 तो आप 2 रखते हैं आंसर में। यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 तो आप 5 रखते हैं आंसर में। लेकिन अभी चूंकि 1 है तो आपने यहां पे आके राउंड ऑफ करके रोक दिया। दिस इज द वेरी रीजन कि मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूं कि जनाब सिग्निफिकेंट फिगर्स का लेक्चर तगड़े तरीके से देख लेना, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन गलत हो जाएगी अगर आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से नहीं करी, क्योंकि एरर एंड अनसर्टेनिटी एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स विल गो हैंड इन हैंड। ठीक है, ये निकाल ली। अब क्या करना है, अब आप बोलोगे जनाब टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की कैलकुलेशन करनी है तो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है आर के क्यूब पे, तो आप बोलोगे 3 मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। तो आप बोलोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4%, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 1.2%। अब मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूं, जैसे पिछला वाला सवाल था ना, उसमें मैंने बल्कि लिखते हुए गलती करी थी, वो सही कर लेना अपने पास। अभी मैंने क्या करा था, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके ना 1 लिखा था, ये गलती नहीं करना। क्लियर हो रहा है, आपने इसको 1.0 लिखना है। क्या लिखोगे 1.0, क्यों, क्योंकि पिछले वाले सवाल में आप देखो आपके पास जो चल रहा था वो क्या था, पिछले वाले सवाल में जो था वो क्या था 1.95 प्लस माइनस 0.01, नहीं सही लिखा था, 1 सही लिखा था मैंने। ठीक है, एक मिनट जी बेटे, बिल्कुल मैं सही कह रहा था, आपने 1.0 करना है, मैं उसे वही अपना क्रॉस चेक कर रहा था। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 5 10 और इधर चला गया और ये 1 एज इट इज आ गया। अब हमने ये चीज़ सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन में पढ़ी हुई है कि डेसिमल के बाद वाला जो जीरो होता है, वो जो टर्मिनेटिंग जीरो होता है, वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो ये मुझे भी कन्फ्यूजन हो रही थी, बहरहाल ठीक हो गया। आपने इसको चेक कर लेना है, वो 1.0% है। तो ऐसे ही आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया 1.2% आ गया। परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने किस में निकाल ली है, जनाबे वाला वॉल्यूम में। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम अपना फाइंड आउट कर लोगे, दैट इज़ 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई और आर का क्यूब, यानी कि 2.25 के ऊपर क्या आ जाएगा बेटे, क्यूब आ जाएगा ये। ठीक हो गया, सिंप्लीफाई करोगे इसको, आप आंसर निकालोगे। आंसर हमारे पास इसका आ रहा है 47.689। ऑब्वियसली बात है, अभी राउंड ऑफ करेंगे इसे देखकर। सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब क्यों, क्योंकि भाई वॉल्यूम के अंदर जो भी यूनिट होता है उसका क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। प्लस माइनस क्या दिया हुआ है 1.2%।
अच्छा, अब देखो जनाबे वाला, जब आपने यहाँ पे देखा इसको तो आपके पास यहाँ पे इसमें कितने हैं, 3 हैं, और इसमें तो खैर बहुत सारे होते हैं, इसमें तो आप काउंट ही नहीं कर सकते कितने हैं, क्योंकि जो आपकी पाई की वैल्यू होती है वो तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है ना। पाई तो आपका अल्लाह वास्ते क्या होता है, चलता जाता है। तो आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने सिर्फ डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास, अच्छा इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ क्यों? मैं फिर बता रहा हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले रूल देखने हैं आपने। मैं वो खुद अभी वही चेक कर रहा था, क्रॉस चेक कर रहा था, क्योंकि मैंने वो पिछला लेक्चर जब शूट किया था उसमें और इसमें काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो देखो हमें भी चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती हैं, हालांकि इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं। आपने देखने होते हैं लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कहां पे हैं। इसमें 3 है, इसमें तो बहुत सारे हैं, क्योंकि ये तो टर्मिनेट ही नहीं होता। 3.142 तो हम लिखते हैं, वरना तो ये चलता ही जा रहा होता है। इसमें 3 है, इसमें बहुत सारे हैं, इसमें भी 3 से ज़्यादा होते हैं। आप करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा 1.333333 चलता ही चला जा रहा होगा उठ के, ठीक है। तो सबसे कम इसमें, तो आपने इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रोकना है, 1, 2 और 3। क्लियर है? तो बच्चे वो पीछे वाले में देख रहे थे ना कि मैं खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था। तो चीज़ों को प्रैक्टिस में रखोगे तो मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अब इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या बनेगा, v विल बी इक्वल टू, ये 9 की वजह से पीछे वाले में एक ऐड हो जाएगा, यानी कि 47.69। भाई हटाएंगे, 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड हो गया, फिर हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 47.7 प्लस माइनस 1.2%। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1.2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 47.7। अब आपने जनाब इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो फिर से वही चीज़ आ रही है, सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 1। क्लियर हो गया? अब असूली तौर पे तो आपको 1 लिखना चाहिए, लेकिन कभी कभार आपका जो एग्जामिनर होता है वो इसको इग्नोर कर देता है। क्लियर है? कभी कभार आपका एग्जामिनर क्या करता है, अक्सर किताबों में भी ऐसे ही होता है कि वो 100 को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो परसेंटेज वाला होता है, तो वो 2 पे चला जाता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बात बताई थी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए थंब रूल याद रखना है, वो 2 या 3 पे आ रही होगी। अगर आपका एग्जामिनर 1 पे ही जा रहा है, वो चीज़ आपको ऑप्शन देख के फौरन समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सही क्या होता है, बिल्कुल सही तो ये कि आप 100 को इग्नोर नहीं करोगे, बिल्कुल सही है, अमूमन कर दिया जाता है। बिल्कुल सही तो ये कि जनाब आप 100 को इग्नोर नहीं करो। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ हैं, इसके अंदर हैं, तो आप इसी के हिसाब से लेके चलो। लेकिन अक्सर आप किताबों में देखोगे, आप ही की टेक्स्ट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, अक्सर आप देखोगे कि आपका एग्जामिनर ना 2 पे जा रहा होता है या 3 पे जा रहा होता है। क्लियर है? मतलब 2 या 3 में से जो सबसे छोटा होगा। मिसाल के तौर पर 100 में तो हमेशा 1 होगा, 100 के अलावा एक 3 वाला है, एक 4 वाला है, तो वो 3 ले लेगा। 100 के अलावा एक जो है वो 2 वाला है, एक 3 वाला है, तो वो 2 ले लेगा। 100 के अलावा एक 5 वाला है, एक 6 वाला है, तो वो 5 ले लेगा। समझ आ रही है? अमूमन 100 को इग्नोर कर दिया जाता है। बिल्कुल सही पूछोगे इन एक्चुअल पूरी दुनिया में क्या चलता है, तो वो 100 को इग्नोर नहीं करते। आप इसकी वैल्यू निकालोगे, आंसर निकालोगे, तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 0.6। ठीक है? अब ये मैंने पंजाब बोर्ड से उठा के लिखा है, उन्होंने अल्टीमेटली इसको इग्नोर नहीं किया, तो 1 के हिसाब से इन्होंने लिखा है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखा है। लेकिन आप यही चीज़ बलूचिस्तान बोर्ड में देखोगे या किसी और बोर्ड में देखोगे, तो वो अल्टीमेटली 100 को इग्नोर करते हैं और उसको लिख रहे होते हैं। तो परेशान नहीं होना। क्लियर हो गया? अब इसका अच्छा तरीका पता है क्या होता है? यानी जब मैं एज ए स्टूडेंट था ना, मैं क्या करता था, मैं ये करता था, मिसाल के तौर पर मेरा वॉल्यूम का आंसर आया y प्लस माइनस 0.62। मैं क्या करता था, मैं अपना आंसर ऐसे लिखता था, चालाकी देखना आप ज़रा, ठीक है, और उसके बाद जो है ना आंसर को ऐसे भी लिख दिया करता था। अब आपका जो एग्जामिनर होता है ना, वो इतना लेवरेज बच्चे को दे देता है, अगर आप बोर्ड में कर रहे हो तो ऐसे लिख देना, तो आप फंसोगे कभी नहीं। सर अगर यही सवाल हमारा MD कैट ई कैट में आए फिर क्या करें? फिर आप वही करोगे जो एक्चुअल में सही है। एक्चुअल में सही क्या है कि 1, 2, 3, इसमें चूंकि सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आपने हमेशा यही रखना है। लेकिन अगर आप जो मेरे प्रीवियस लेक्चर देखोगे, उसमें जो मैंने बात बताई थी, उसमें आप देखो हमने बलूचिस्तान बोर्ड की एग्जांपल सॉल्व की थी, उसमें भी 100 था, लेकिन वहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे थे आंसर में। तो ये था। क्लियर हो गया कैसे करना है? साथ साथ जुगाड़े भी बताता जा रहा हूँ। मैं भले पेपर में ऐसे लिखा करता था अपने बोर्ड के पेपर में, और मुझे नंबर पूरे मिले थे A to Z पूरे नंबर मिले थे मुझे। ठीक है? तो एग्जामिनर बच्चे को लेवरेज दे देता है, यहाँ पे कोई इशू नहीं होता इतना बड़ा, रॉकेट साइंस नहीं होती। ठीक है? MD कैट ई कैट में आपने बहरहाल वही करना है जो बिल्कुल ठीक है, यानी कि सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाला मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में उतने आंसर आएंगे, मतलब आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। आगे चलें।
ठीक है बेटे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो पुराने वाला रूल मैंने समझाया ना, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लिखने वाला और तमाम कैलकुलेशन वाला, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर को अच्छे से समझ गए होगे, मुझे बताना लाजमी। अब हमारे पास क्या है जनाब, अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यूज। ठीक है, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे, जैसे हमने आपको याद होगा ना एक बात की थी कि अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट में रैंडम एरर आ रहा हो बार बार, तो उसको हटाते कैसे हैं? रैंडम एरर को जनाब हटाने का तरीका ये होता है कि आप स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करते हो। नाउ व्हाट इज स्टैटिस्टिकल मेथड? कि आप एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करते हो। जब आप बार बार परफॉर्म करोगे तो एरर भी बार बार आएगा। अब उस केस में क्या किया जाए, तो वो एरर। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज। आपके पास जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज आएंगे, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उनका एवरेज निकालना है। साथ साथ ये एग्जांपल भी देखते जाओ। आपके पास 6 रीडिंग मौजूद है जो आपने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से मेजर करके निकाली है रीडिंग्स। 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22 एंड 1.21। पहला स्टेप क्या है कि आप निकालोगे इनकी एक मीन वैल्यू, कह सकते हैं इसे आप, या आप कह सकते हो कि ये एक एवरेज वैल्यू निकाल लो। एवरेज कैसे निकालते हैं? तमाम रीडिंग को सम करेंगे, नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर देंगे। सम यानी कि 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21 डिवाइडेड बाय कितनी है? 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया? जमा करा सबको भाई, डिवाइड किया, आंसर आ रहा है 1.21। ये सारी की सारी रीडिंग मुझे याद पड़ रहा है, मेरा ख्याल है किसमें दी हुई थी बच्चे? MM में गिवन थी। ऐसे ही है, MM में गिवन थी, आ गई अल्टीमेटली 1.21 mm आंसर आ गया। अच्छा, चूंकि इन सब के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो मेरे आंसर में भी कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। डेसिमल के बाद 2 थे ना भाई, तमाम वैल्यूज में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो मेरी एवरेज में भी डेसिमल के बाद क्या आ रहा है? 2 डिजिट आ रहे हैं। आगे क्या है? फाइंड द डेविएशन। अब आपने डेविएशन निकालनी है। डेविएशन मतलब डिफरेंस निकालना है ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। हर मेजर्ड वैल्यू को आपने डिफरेंस निकालना है इससे। मिसाल से समझते हैं बात को। देखो 1.21 में से अगर मैं इसको माइनस करूं, आंसर आता है 0.01। समझ रहे हैं? ये डेविएशन है। ये क्या है? डेविएशन। डेविएशन कैसे निकाली? एवरेज वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एवरेज में से इसको माइनस किया, ये आया। अब यहां देख लो, 1.21 में से फिर इसको माइनस किया, क्या आ रहा है? 0.01। यही आ रहा है। फिर माइनस किया, क्या आंसर आ रहा है? 0.01। अच्छा यहाँ देखो 1.21 माइनस करूंगा इसमें से इसको, मतलब आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को निकालते जा रहे हो। 0.02 आ रहा है। फिर 1.21 में से इसको माइनस करोगे, 0.02 आएगा। फिर 1.21 में से इसको माइनस करोगे, 0.01 आएगा। फिर 1.21 में से इसको माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा? 0। ये आपके पास डेविएशन आ गई। फाइंड डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। निकाल लिया। अब आपने मीन डेविएशन निकालनी है। मीन डेविएशन भी बेसिकली आपकी क्या है? अनसर्टेनिटी। मीन कैसे निकालेंगे? इन सबको जमा करेंगे। 0.01 प्लस फिर से 0.01 प्लस ये कितना है? 0.02 प्लस 0.02, दोनों को जमा कर लिया और प्लस 0.01। सही हो गया? सही है। 0.01 0.01 फिर ये 2 जमा हुए, फिर ये जमा हुआ, प्लस और आगे तो 0 ही है। डिवीजन में क्या आ जाएगा? 6। ये आप क्या निकाल रहे हो? दिस इज द मीन डेविएशन। और ये जो आपकी मीन डेविएशन है ना, यही बेसिकली आपकी क्या है? अनसर्टेनिटी है। जमा करेंगे, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 1 7। 0.07 डिवाइडेड बाय 6। आपके पास जो आंसर आ रहा है, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0.01। वही है ना भाई, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, यहाँ भी आंसर में डेसिमल के बाद क्या आ रहे हैं? 2 डिजिट आ रहे हैं। ये क्या कर रहा है भाई? जब एडिशन करते हैं तो डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट रखते हैं जितने के कम से कम, मतलब एक में डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, एक में 4 डिजिट है, एक में 5 डिजिट हैं, तो आप कम से कम वाला देख लेते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल अलग है, पढ़ा चुका हूँ ये सब। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ये आपके पास आपका मीन एरर आ गया। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे? आप बोलोगे आपकी जो एवरेज वैल्यू में रिजल्ट आ रहा है ना, वो है 1.21 प्लस माइनस 0.01 mm। क्लियर हो गया?
ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, यानी कि दिस इज द एवरेज वैल्यू और उसमें ये हमारे पास एवरेज एरर आ रहा है। तो ये तरीका होता है जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप लैब में ये काम करोगे बच्चे, क्या काम करोगे, आप एक कोई एक्सपेरिमेंट होगा ना जिसमें आपको पता होगा रैंडम एरर आ सकता है, तो आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उसकी वैल्यू निकालोगे, फिर उसकी आप एक एवरेज वैल्यू निकालोगे। हर दफ़ा जो एरर आएगा उन सब एरर से एक मीन एरर निकालोगे और आंसर को ऐसे लिखोगे कि दिस इज योर फाइनल मेजर्ड वैल्यू, एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस द एवरेज ऑफ एरर। क्लियर हो गया? आप देखो आपका जो एरर है वो समझ में आ रहा है, एवरेज होके आ रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये एवरेज वैल्यूज में निकालने का तरीका था। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास जो है ना वो कई सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें ना आप स्टॉप वॉच की मदद से क्या मालूम कर रहे होते हो, टाइम मालूम कर रहे होते हो। खास करके जब अभी आप क्लास 11 के अंदर अपने काम कर रहे होगे ना, तो उसमें आपको स्टॉप वॉच मिलेगी। उस स्टॉप वॉच से आप एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होगे, मस्तियाँ कर रहे होगे। तो उसके अंदर हमारे पास अनसर्टेनिटी कैसे आती है उसको भी देख लो ज़रा। अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, ये कैपिटल टी है। अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज फाउंड बाय, क्या तरीका है जनाब अनसर्टेनिटी निकालने का? ये तरीका है लीस्ट काउंट ऑफ टाइमिंग डिवाइस। टाइमिंग डिवाइस से मुराद होती है आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो उसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट से मुराद है कि वो कम से कम कितना छोटा टाइम नाप सकती है। जैसे हमारे घड़ों बोल रहा हूँ, हमारे घरों में जो वॉल क्लॉक होती है उसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड होता है। क्या मतलब 1 सेकेंड? भाई 1 सेकेंड के बाद दूसरा सेकेंड, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर है? उसका 1 सेकेंड लीस्ट काउंट होता है। आपके पास स्टॉप वॉच होती है जो 1 सेकेंड के 10 हिस्से नाप सकती है, जिसका लीस्ट काउंट होगा 0.1 सेकेंड, जो भी हम एग्जाम्पल में यूज भी करेंगे। उसको हम कहते हैं, उसका लीस्ट काउंट है 1/10 ऑफ अ सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक नाप सकती है। यानी कि ऐसा होगा, उसमें अगर ये 1 है ये 2 है तो इसके दरमियान में ऐसे 10 छोटे डब्बे बने होंगे। यानी कि ये इधर जाएगा इधर आएगा तो आप बोलोगे 1.1 सेकेंड हो गया, 1.2, 1.3, ऐसे आप 1.9 और देन 2 पे जा रहे होगे। पॉइंट समझ आ रहा है? तो ऐसी भी होती हैं जिनका लीस्ट काउंट 0.01 होता है, 100th ऑफ अ सेकेंड तक जा रहा होता है। ज़रा अगर और इंटरेस्ट आ रहा है तो इसमें एटॉमिक क्लॉक सर्च कर लेना, आपको पता चलेगा वो नैनो सेकेंड तक नाप सकती है, यानी कि 1/10⁹ सेकेंड्स। क्लियर है? देख लेना, पता चल जाएगा। तो लीस्ट काउंट ऑफ अ टाइमिंग डिवाइस अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो अगर आप यहाँ देखोगे ना, अनसर्टेनिटी डिवाइड हो रही है या अनसर्टेनिटी डिपेंड कर रही है यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे। देखो अनसर्टेनिटी का और नंबर ऑफ वाइब्रेशन का रिलेशन कैसा आ रहा है? इनवर्स। ये आपके माजी में पूछा गया 2 दफ़ा का क्वेश्चन है कि अगर आपने कभी किसी भी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी को कम करना है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को क्या कर दो? बढ़ा दो। जितनी वाइब्रेशन ज़्यादा अनसर्टेनिटी उतनी क्या होगी? कम होगी। भाई एक तरीका तो ये होता है लीस्ट काउंट को कम कर दो। अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट पर डायरेक्ट डिपेंड कर रही है ना, लीस्ट काउंट को कम करूंगा ये भी कम हो जाएगा। लेकिन लीस्ट काउंट को कम करूंगा तो स्टॉप वॉच महंगी से महंगी होती जाएगी। कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ये इस पर भी तो डिपेंड कर रहा है। अब पेंडुलम को मैं 10 बार आगे पीछे करूं या 30 बार करूं, कौन सा बिल ज़्यादा आ रहा है, या 100 बार करूं, कौन सा बिल ज़्यादा आ रहा है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन बढ़ाने से अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सवाल कह रहे हैं कि आपने कोई पेंडुलम यूज़ किया, उस पेंडुलम ने 30 वाइब्रेशंस करी और 30 वाइब्रेशंस का टोटल टाइम ये दिया हुआ है 54.6 सेकेंड्स, और कहता है आपने जो लीस्ट काउंट स्टॉप वॉच यूज़ करी इसका लीस्ट काउंट क्या है? 0.1। अगर ये ना भी बताता, आपको यहां से देख के पता चल जाता कि जो स्टॉप वॉच यूज की गई है उसका लीस्ट काउंट क्या है? 54.6 सेकेंड, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बता रहा है, यानी कि 10th पार्ट ऑफ अ सेकेंड तक जा रहा है, सेकेंड के 10वें हिस्से तक जा रहा है। क्लियर है? अच्छा सबसे पहले तो टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम पीरियड क्या होता है? अगर टाइम पीरियड को डिफाइन करेंगे क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। पेंडुलम ऐसे गया और ऐसे वापस आया, फिर रिपीट कर रहा हूं, पेंडुलम ऐसे गया और ऐसे वापस आया, ये एक वाइब्रेशन है। इसने 30 वाइब्रेशन का टाइम दिया हुआ है, 1 2 3, ऐसे कितना? 30 वाइब्रेशंस का टाइम दिया हुआ है। पहले तो मुझे टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड कैसे आएगा? जो टोटल टाइम है इसको डिवाइड कर दो जितनी वाइब्रेशंस हुई हैं। टोटल टाइम कितना है? 54.6 सेकेंड। डिवाइड कर रहा हूं किससे? 30 से। जब डिवाइड करोगे तो आंसर आ रहा है 1.82 सेकेंड्स। 1.82 सेकेंड्स। क्लियर हो गया? डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है? अच्छा अब क्या है जनाब, इसमें भी 3 डेसिमल थे, मैंने इसको भी जो मेरा मेन आंसर था उसको भी मैंने किस में रखा? डेसिमल में ही रखा। क्लियर है? अच्छा
टाइम पीरियड आ गया। अब क्या निकालनी है? अनसर्टेनिटी। क्या फॉर्मूला है? लीस्ट काउंट अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। लीस्ट काउंट क्या है? 0.1। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस क्या है? 30। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे उठा के और हमारे पास आंसर आएगा 0.003 सेकेंड्स। 0.003 सेकेंड्स। क्लियर हो गया? क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज फाउंड टू बी 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकेंड्स। क्लियर हो गया? तो जनाब ये हमारे पास है टाइम पीरियड। ठीक है, बाकी वो मैंने बता दिया। अगर आपने अनसर्टेनिटी को कम करना है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस क्या करोगे? बढ़ाओगे। ये था जनाब हमारे पास असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी का कुल मिला के टॉपिक जो हमारे किताब में लिखा हुआ था। कोशिश मैंने करी है कि एक एक चीज़ को बहुत तरीके से और अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं। अब 2 से 3 सवाल मैं आपको क्विकली जो हमारे पास्ट पेपर के हैं वो करा देता हूं ताकि आपका एक आइडिया हो जाए कि पास्ट पेपर के क्वेश्चंस किस तरह के हैं। ठीक है बेटे, ये हमारे सामने मैंने आपके पास्ट पेपर में इंजीनियरिंग और मेडिकल के पास्ट पेपर्स के अंदर आए हुए कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ज़रा इनको जल्दी से देख लो। ठीक है, पहला आपको सवाल दिया हुआ है, आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है कि आपके पास कोई एक क्वांटिटी है x दैट इज गिवन बाय a इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। आपको कह रहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन a, b एंड c आर 1%, 3% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जिस ऑर्डर में ये a b c लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में ये है, यानी कि a के अंदर 1% है, b में 3 है और c में 2% है। आपने बताना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x। देखो a पे पावर क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय b पे पावर क्या है? 2 अपॉन c पे पावर क्या है? 3। हमें पता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर जो रिलेटिव अनसर्टेनिटीज है या परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है वो क्या होती हैं? ऐड होती हैं। तो 1 क्योंकि a की पावर 1 है, a की क्या है? प्लस माइनस 1%, या इसको प्लस माइनस ना लिखो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपने तो इसे ऐड ही करना है। प्लस हमेशा ऐड होती हैं। बी स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बाहर आया, मल्टीप्लाई बाय बी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है? 3% प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय और सी की क्या दी हुई है जनाब? 2%। भाई साहब समझ आ रहा है ये मैं क्या कर रहा हूँ? देखो मैंने क्या किया, a की पावर 1 थी तो पावर मल्टीप्लाई होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी से, देन प्लस। प्लस क्यों आया? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड। पढ़ा चुका हूं ये, यानी कि अगर आपने टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी x की निकालनी है तो ऐसे निकलेगी। ये आपने a के लिए करा, ये b के लिए करा, ये c के लिए करा, और ये ऐड क्यों करा? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमेशा क्या होता है? ऐड होता है। तो 1% प्लस 2 3 जा 6% प्लस 3 2 जा 6%, 6 और 6 12, 12 और 1 13, यानी कि ये इसका सही आंसर था। अब इतना बकरी सा क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपको नहीं आता हो तो मसला हो जाएगा। अब ये सवाल आपने खुद अटेम्प्ट करना है। a का स्क्वायर, b का क्यूब, c पे कोई पावर नहीं है मतलब 1 है, d का अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। मेरे लिहाज से इसका आंसर आना चाहिए 14%। करके देखना, ये भी माजी में आया हुआ एक क्वेश्चन है। अब मैं आपको ऊपर वाला सवाल समझा दूं ज़रा। ठीक है, देखो ज़रा, चलो अब देखो ज़रा। और इससे वो जो स्टार्ट में हम एक बात बता रहे थे ना सिग्निफिकेंट फिगर के रूल वाली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। आपको कह रहा है आपने मास मेजर किया, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वॉल्यूम मेजर किया, ये रहा। कह रहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी बतानी है किसमें? डेंसिटी में। डेंसिटी का, वैसे तो डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास और वॉल्यूम आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी मास की होगी वो ऐड होगी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वॉल्यूम की होगी उसमें। जब जोड़ोगे तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी आएगी। तो पहले निकालो परसेंटेज अनसर्टेनिटी, पहले क्या निकालेंगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास निकालो। क्या फॉर्मूला है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बोले तो 0.01 अपॉन क्या आ रहा है ये? 20.00 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही है, समझो जरा आप बेटे। ये 20.00 जो है ना, ये बेसिकली 20 के बाद पॉइंट लगा के 00 लगाने का मकसद ये है, ये बताना चाह रहा है इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने? 4। इसमें 1, इसमें 1, 1, 1 और 4 लेने कौन से वाले होते हैं? कम से कम वाले। सही है, तो इसको फिर आप 20 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 20 पॉइंट, भाई लेना ही ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो आगे जितने मर्जी 0 लगा लो, क्या फर्क पड़ेगा? सही है, 1 0 से 1 0 मर गया, 2 1 जा और 2 5 जा क्या हो गया? 10।
इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आया 0.05% आंसर आ रहा है। क्लियर है? अब आओ जरा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम पे आ जाओ जरा। वॉल्यूम क्या फॉर्मूला है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 5.0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो 5.0 का मतलब दो सिग्निफिकेंट फिगर, इधर एक और इधर एक, तो इसके दो होने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में कम से कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में आते हैं, तो 5 ही लिख रहा हूं मैं इसे। सही है? सिंप्लीफाई कर दो, 5 2 10 और 0 एज इट इज आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे जनाब इसे, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा जनाबे वाला 2% आई गेस। ठीक है, 2.0% बन जाएगा ये बेसिकली हमारे पास। सिंपल 2% बन रहा है हमारे पास। अब क्या करना है मुझे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी निकालनी है। एक ही क्यों रखा मैंने? क्योंकि एक सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास लीस्ट था। इन दोनों को जमा कर लूंगा तो मुझे टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी मिल जाएगी। तो 2% प्लस 0.05%, क्या आंसर आया? 2.05%। कौन सा करीब तरीन है? ये हमारे पास क्या है? करीब तरीन है, विच मीन्स कि दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जनाब हमारे पास ये दो अलग अलग क्वेश्चन थे जो हमारे माजी में आए हुए थे, और हमने दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह देख लिया। और ये भी नोट कर लो 0.05 से कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? लेकिन अगर कोई ऑप्शन होता ना 2.05 वाला, फिर हम उसी के ऊपर जा रहे होते। क्लियर है? उसी पे जा रहे होते। समझ आ गई बात की? 2% बरल हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, कोई मसला नहीं था। वैसे ऐसे कभी भी नहीं होगा कि एक 2% देगा एक 2.05 देगा, क्योंकि आपको एक बार फिर से सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल लगाने वहाँ पे पड़ जाएंगे। तो जनाब यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड होता है। इस पर्टिकुलर लेक्चर की असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी की फील हासिल करनी है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, वरना मेरी तरह से बोंगी मार सकते हो आप। ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग इंशाल्लाह वेक्टर्स का पढ़ेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपने एंजॉय किया होगा। मुझे लाजमी बताना कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।